हीर अपने प्रेग्नेंट होने की खुशी सबसे पहले श्लोक के साथ बांटना चाहती थी, इसलिए वो अच्छे से तैयार होकर श्लोक का इंतजार कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी और हीर के चेहरे पर चमक आ गई। वो जल्दी से उठकर नीचे गई और मुस्कुराते हुए उसने श्लोक के लिए दरवाज़ा खोला। लेकिन उसकी मुस्कान फीकी पड़ गई जब उसने श्लोक की गोद में आस्था को देखा, जिसने अपनी दोनों बाहें श्लोक के गले में डाल रखी थीं और वो श्लोक के सीने पर अपना हाथ टिकाए हुए थी। हीर को तो यकीन नहीं हो रहा था कि वो आस्था को श्लोक की बाहों में देख रही है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, श्लोक वहाँ से सीधा ऊपर की ओर बढ़ गया और हीर भी उसके पीछे पीछे गई। श्लोक ने हीर से उसके कमरे के सामने वाला रूम खोलने का इशारा किया। हीर ने आगे बढ़कर रूम खोल दिया और श्लोक आस्था को अपने साथ अंदर ले गया और आहिस्ता से उसे बेड पर लिटा दिया। श्लोक ने उसे कंबल उड़ा दिया और वहाँ से उठने लगा तो आस्था ने श्लोक का हाथ पकड़ लिया। श्लोक ने उसे देखा तो आस्था बोली, प्लीज़ श्लोक, मुझे छोड़कर मत जाओ, थोड़ी देर के लिए मेरे पास रुक जाओ। हाँ, श्लोक ने छोटा सा जवाब दिया और वहीं उसके पास बैठ गया। हीर को समझ ही नहीं आ रहा था कि कल तक आस्था से नफरत करने वाला श्लोक आज उसे अपनी बाहों में उठाकर घर कैसे ले आया। हीर के मन में काफ़ी सवाल थे, लेकिन आस्था के सामने पूछना सही नहीं था, इसलिए वो चुप रही। श्लोक ने हीर से आस्था के लिए खाना लाने के लिए बोला तो हीर वहाँ से चली गई। थैंक यू श्लोक, अगर आज आप नहीं आते तो मेरा क्या होता। आस्था ने श्लोक का हाथ पकड़ लिया। इट्स ओके आस्था, तुम्हारी जगह कोई भी होता तो मैं यही करता, श्लोक ने उससे अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा। लेकिन जो भी मैंने आपके साथ किया, उसके बाद भी आपने मेरी मदद की। आई एम सॉरी श्लोक, शादी के ऐन मौके पर मुझे जाना पड़ा क्योंकि मैं मजबूर थी। मुझे वहाँ से जाने को मजबूर किया गया था कि अगर मैंने शादी से मना नहीं किया तो आपको मार दिया जाएगा। बस आपकी जान बचाने के लिए मैं आपको छोड़कर चली गई और आपका दिल तोड़ दिया। इतना बोलकर आस्था फूट फूट कर रोने लगी तो श्लोक उसे चुप करवाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो बोले भी तो क्या, क्योंकि सुमन ने एक चाल चली थी श्लोक की शादी के वक्त, जिसके बारे में उसे कुछ दिनों पहले ही पता चला था। तब से उसे दिल ही दिल में आस्था के लिए बुरा फील हो रहा था। आज आस्था उससे बता रही थी कि उसने उसकी जान बचाने के लिए शादी तोड़ी, तब तो उसे और ज़्यादा बुरा लग रहा था कि आस्था बिना किसी गलती के गलत बन गई, जबकि हकीकत कुछ और ही थी। आस्था ने श्लोक से झूठ बोला था, जिसके बारे में श्लोक फिलहाल कुछ नहीं जानता है। आस्था ने देखा कमरे का दरवाज़ा खुल रहा है तो वो जल्दी से श्लोक के गले से लग गई और बोली, मैं आज भी आपसे उतना ही प्यार करती हूँ श्लोक, जितना पहले करती थी। आई लव यू सो मच। श्लोक हैरान रह गया था कि आस्था ने अचानक से क्या बोल दिया, लेकिन वो अभी कुछ बोलना नहीं चाहता था, इसलिए चुप रहा। लेकिन उन दोनों के पीछे खड़ी हुई हीर का दिल जरूर भर आया। उसे अब वहाँ नहीं रुका गया और वो साइड टेबल पर खाना रखकर कमरे से बाहर निकलकर अपने कमरे में चली गई। हीर की आंखों में आंसू आने लगे और उसके मन में एक अनजाना डर बैठ गया कि आस्था के आ जाने से श्लोक उससे दूर हो जाएगा। आस्था और श्लोक को गले लगा हुआ देखकर उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। उसकी नज़र बेड पर रखे बॉक्स पर पड़ी तो उसे याद आया कि वो तो श्लोक को सरप्राइज़ देने वाली थी, लेकिन यहाँ तो उसे ही शौक मिल गया था। खैर, उसने सोचा कि श्लोक जब कमरे में आएगा तो वो उसे यह सरप्राइज़ ज़रूर देगी। वो बेड पर लेट गई और काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद भी जब श्लोक नहीं आया तो हीर को गुस्सा आ गया। अपने आंसू पोंछते हुए हीर ने बॉक्स को बंद किया और अपनी अलमारी में रख दिया। उसका मन खराब हो गया था। उसने तय कर लिया था कि वो श्लोक को अपनी प्रेग्नेंट होने की बात नहीं बताएगी। इधर हीर श्लोक से नाराज़ हो गई थी, जिसके बारे में उसे अंदाज़ा तक नहीं था। दूसरी तरफ श्लोक अभी आस्था को शांत करके खाना खिला रहा था और उसे आराम करने का बोलकर अब वो अपने कमरे में आ गया। जब वो रूम में आया तो उसने देखा हीर सो गई है और श्लोक ने अपने कदम बाथरूम की ओर बढ़ा दिए। शावर के नीचे भीगते हुए श्लोक को कुछ देर पहले जो भी हुआ वो सब याद आने लगा।
कुछ देर पहले श्लोक आजकल ऑफिस में देर तक रुककर काम संभाल रहा था, लेकिन आज वो जल्दी फ्री हो गया और उसने सोचा कि घर जल्दी जाकर हीर को सरप्राइज देगा और उसके साथ कुछ प्यार भरे लम्हे बिताएगा। जब वो ऑफिस से घर के लिए निकला तो अचानक से ही उसकी गाड़ी के आगे एक लड़की आ गई। श्लोक ने अपनी गाड़ी को ब्रेक मारे और जल्दी से उतरकर गया तो देखा एक लड़की जमीन पर गिरी हुई है और उसका चेहरा दूसरी तरफ था। वो उसकी शक्ल देखता उससे पहले ही कुछ गुंडे जैसे दिखने वाले आवारा लड़के वहां आ गए और बोले, लड़की को छोड़कर चुपचाप यहाँ से निकल जा। श्लोक ने बिना उनसे कुछ कहे लड़की को उठाने की कोशिश की तो लड़कों में से एक ने आगे बढ़कर श्लोक का कॉलर पकड़ लिया और इतना काफ़ी था श्लोक के गुस्से को हवा देने के लिए। उसने एक के बाद एक उन सभी लड़कों को धूल चटा दी। वो लड़के वहाँ से भाग गए तो श्लोक अब लड़की के पास आया और जैसे ही उसने उसका चेहरा देखा तो हैरान रह गया, क्योंकि ये लड़की आस्था थी। श्लोक को समझ ही नहीं आया कि वो कैसे रिएक्ट करे। आस्था उस समय बेहोश थी तो श्लोक उसे हॉस्पिटल लेकर गया और उसका इलाज करवाया। कुछ देर बाद उसे होश आया तो उसने बताया कि कुछ गुंडे उसके पीछे पड़ गए थे और वो उन्हीं से खुद को बचाने के लिए किसी गाड़ी के आगे आ गई। आस्था ने जब श्लोक को देखा तो उससे नज़रें चुराने लगी। श्लोक भी उसकी स्थिति समझ रहा था कि क्यों वो उसे नज़रें नहीं मिला रही है, और श्लोक ने अब बिना किसी फॉर्मेलिटी के उससे उसके घर का पता पूछा तो आस्था ने बताया कि उसके पास रहने के लिए घर नहीं है। अब श्लोक ने उससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा और अपने साथ घर ले आया ताकि फ़िलहाल उसे रहने के लिए जगह मिल सके और एक दो दिन में वो उसके लिए रहने की अरेंजमेंट कर देगा। वर्तमान में श्लोक को लग रहा था कि सुमन की वजह से ही आस्था को दर दर भटकना पड़ा होगा और उसकी यह हालत हुई होगी, लेकिन एक सच से वो अभी अनजान था कि यह सब सुमन का रचा हुआ ही षड्यंत्र था, जिसके तहत ही आस्था श्लोक की ज़िंदगी में वापस आई थी। हीर श्लोक से नाराज़ होकर सो गई थी और श्लोक को फिलहाल उसकी नाराज़गी के बारे में कुछ नहीं पता था। वो भी उसके साथ आकर लेट गया। श्लोक ने अब गौर से हीर को देखा, जो साड़ी पहने ही सो गई थी। उसने मन में सोचा, हीर ने आज मेरे पसंद के रंग की साड़ी पहनी है, इसका मतलब वो मेरे लिए रेडी हुई थी और मैं अपने साथ आस्था को ले आया। कितना बुरा लगा होगा उसे। कोई बात नहीं, मैं कल मेरी तीखी मिर्ची को मना लूँगा। श्लोक ने हीर के गाल पर किस किया और फिर वो भी उसके नज़दीक होकर सो गया। अगली सुबह हीर की जब नींद खुली तो श्लोक पहले ही उठ गया था और हीर भी अब नहाने के लिए चली गई। जब वो हॉल में पहुंची तो श्लोक आस्था के कमरे से बाहर निकल रहा था। यह देखकर हीर का मूड और ज़्यादा बिगड़ गया। श्लोक ने उससे बात करने की कोशिश की तो वो बिना कुछ बोले नीचे चली गई और श्लोक भी समझ गया कि हीर उससे नाराज़ है। अब श्लोक भी अपने रूम में रेडी होने चला गया। कुछ देर बाद वो हॉल में आया, जहाँ पहले से ही सब लोग टेबल पर बैठे हुए थे सिवा दादू के, क्योंकि वो ज़्यादा बीमार थे और उनका नाश्ता उन्हें आजकल कमरे में दिया जा रहा था। श्लोक सबसे पहले दादू के रूम में गया और उनकी सेहत के बारे में पूछा। इसके बाद उसने उन्हें बताया कि आस्था उसकी दोस्त है और उसके साथ कल रात जो भी हुआ वो बात बता दी, और ये भी कि फ़िलहाल आस्था यहीं है और वो जल्दी उसके रहने की अरेंजमेंट कहीं और कर देगा। दादू ने भी उसकी बात पर सहमति जताई। श्लोक अब नाश्ते की टेबल पर आ गया तो देखा आस्था भी सीढ़ियाँ उतरकर हॉल में आ रही थी। अयान और सालू उसे जानते नहीं थे, इसलिए वो एक अनजान लड़की को वहां देखकर हैरान थे, जबकि सुमन के चेहरे पर तिरछी मुस्कान थी। हीर जब श्लोक के पास वाली कुर्सी पर बैठने लगी, उससे पहले ही आस्था वहां बैठ गई। श्लोक को यह बात सही नहीं लगी थी, लेकिन उसने अब तक आस्था को अपनी शादी की बात बताई नहीं थी, इसलिए उसने अभी कुछ न बोलकर नाश्ते के बाद उससे बात करने की सोची। हीर अब सालू के पास जाकर बैठ गई। अयान ने आखिर पूछ ही लिया, भाई कौन है ये? पहले नाश्ता कर लो फिर बताता हूँ, श्लोक ने कहा तो अब सब चुपचाप खाने लगे। वैसे तो सुमन आज तक किसी के साथ नहीं बैठती थी, लेकिन आज वो ये नज़ारा देखने के लिए जानबूझकर नाश्ते की टेबल पर आई थी। सबका नाश्ता होने के बाद श्लोक ने सबको आस्था के बारे में बताया।
यह आस्था है मेरी एक्स गर्लफ्रेंड, जिससे मेरी शादी होने वाली थी, लेकिन कुछ लोगों की रची साजिश की वजह से हमारी शादी नहीं हो पाई। श्लोक ने सुमन की ओर एक नज़र देखकर अपनी बात कही। भाई, ये यहाँ क्या कर रही है? यह तो आपको शादी के ऐन मौके पर छोड़कर चली गई थी ना, तो अब क्यों आई है यह वापिस? अयान गुस्से से बोला। तो श्लोक ने कहा, मेरे कुछ दुश्मनों ने आस्था को मजबूर किया था मुझे धोखा देने के लिए। वैसे भी वो 1-2 दिन की मेहमान है यहाँ, उसके बाद ये अपने घर चली जाएगी। और आस्था, इनसे मिलो, ये मेरा छोटा भाई अयान है और उसके साथ उसकी होने वाली बीवी शालिनी है। फिर श्लोक ने हीर को अपने पास बुलाया और उसकी पहचान करवाते हुए बोला, और यह है हीर, मेरी पत्नी और इस घर की बड़ी बहू। जब तुमने शादी से इनकार कर दिया था, तब हीर ने मेरा हाथ थामा था। श्लोक की बात सुनकर सुमन और आस्था दोनों का ही मूड बिगड़ गया था, जबकि हीर को उसके 2 दिन रुकने की बात से भी चिढ़ हो रही थी। यह शायद प्रेगनेंसी के मूड स्विंग ही थे, जिनकी वजह से हीर इतनी चिड़चिड़ी हो रही थी। श्लोक अब रूम में आया और उसने हीर को भी रूम में बुलाया। हीर रूम में आई तो श्लोक ने हीर को अपने पास बुलाया। हीर उसके पास गई तो श्लोक ने उसे अपनी बाहों में भर लिया और बोला, क्या हुआ है मेरी तीखी मिर्ची को? हाँ, क्यों अपना खूबसूरत सा मुंह फुला रखा है? कुछ नहीं, और बड़ी जल्दी नजर आ गई आपको मेरी नाराजगी? हीर तुनकते हुए बोली। तो श्लोक ने उसे प्यार से कहा, हीर, कल रात को आस्था पर हमला हो गया था, कुछ गुंडे उसके पीछे थे। तुम ही बताओ, क्या रात में एक लड़की को ऐसे हालत में छोड़ देना ठीक होता? नहीं, लेकिन उसने आपको धोखा दिया था ना, तो आप कैसे माफ कर सकते हो सब कुछ? हीर ने कहा। तो श्लोक ने उसे सुमन की चली गई चाल के बारे में बता दिया कि कैसे उसने आस्था को मजबूर किया शादी से भागने के लिए। श्लोक ने हीर को यह नहीं बताया कि सालू पर हमला भी सुमन ने ही करवाया था। वो काफी हैरान रह गई थी सुमन की चाल के बारे में जानकर। माँ आपसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? हीर ने पूछा तो श्लोक बोला, मुझे नहीं पता हीर, उनकी नफरत का कारण मैं भी जानना चाहता हूँ। श्लोक का दर्द उसके चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। हीर ने सोचा, क्यों ना श्लोक को प्रेगनेंसी वाली बात बता दी जाए, ताकि उसकी उदासी दूर हो जाए। हीर ने श्लोक से कहा, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। दरअसल कुछ बताना चाहती हूँ मैं आपको। हाँ, कहो ना हीर, श्लोक ने पूछा। वो वो मैं वो आप। हीर को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे बताए श्लोक को ये बात, और साथ ही में उसे शर्म आ रही थी। बोलो ना हीर, ऐसी क्या बात है जिसे बताने में तुम इतना हिचकिचा रही हो? श्लोक ने बेचैन होते हुए पूछा। तो हीर बोली, श्लोक जी, आप पा। हीर की बात बीच में रह गई जब हाँफता हुआ अयान श्लोक के कमरे में आया और बोला, भाई, दादू बोल नहीं रहे हैं कुछ भी। इतना सुनना था कि श्लोक वहां से तुरंत दादू के रूम की ओर दौड़ गया। अयान और हीर भी उसके पीछे पीछे थे। श्लोक ने देखा दादू के लिए रखे हुए डॉक्टर उनको पंप कर रहे हैं, लेकिन दादू कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। श्लोक उनके पास पहुंच गया और बोलने लगा, दादू, दादू, आंखें खोलिए ना, प्लीज, 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 मेरे लिए उठिए प्लीज दादू। श्लोक की आवाज़ टूटने लगी थी। किसी ने भी श्लोक को इतना इमोशनल होते हुए नहीं देखा था। आखिर उसके दादू में उसकी जान बसती थी। श्लोक ने चिल्लाकर डॉक्टर से कहा, आप लोग क्या कर रहे हैं? होश में लाइए इन्हें। वी आर सॉरी सर, आपके दादू अब इस दुनिया में नहीं रहे। डॉक्टर ने अपना सर झुकाते हुए कहा। तो श्लोक के कदम लड़खड़ा गए। अयान भी रोने लगा, जिसे सुमन ने संभाल लिया। सबकी आंखें भर आई थीं। घर के सदस्यों के अलावा घर के नौकर भी रोने लगे थे, क्योंकि देवनारायण जी का व्यक्तित्व ही ऐसा था कि वो सबको अपना मानते थे और प्यार देते थे। श्लोक को संभालने के लिए हीर उसके साथ थी, और हीर को देखकर श्लोक अब खुद को रोक नहीं पाया और बच्चों की तरह रोने लगा। हीर भी बहुत रो रही थी, क्योंकि उसका अटैचमेंट भी दादू से काफ़ी ज़्यादा था। जहाँ इस घर में अब तक श्लोक के बच्चे की आने की बात किसी को मालूम भी नहीं थी, वहीं दादू के चल बसने से माहौल गमगीन हो गया था। कुछ ही देर में एक खबर मीडिया तक पहुंच गई थी कि सहगल डायमंड के मालिक देवनारायण सहगल का देहांत हो गया है, जिसके बाद लोगों का आना जाना शुरू हो गया।
बड़े बड़े बिजनेस घरानों के लोग, राजनेता और मीडिया कर्मी सैगल निवास पर पहुंच रहे थे। अरविंद बंसल भी वहां आया था और उसकी पहली नज़र श्लोक के बगल में खड़ी हुई हीर पर पड़ी थी। इस दुख की घड़ी में श्लोक हीर की सुरक्षा के बारे में भूल गया था और अब सारी मीडिया की नज़रों में भी हीर आ चुकी थी। खैर, कुछ ही देर में अंतिम संस्कार के लिए देवनारायण जी को ले जाया गया और श्लोक ने पूरे रीति रिवाज के अनुसार अपने दादू का अंतिम संस्कार किया। देवनारायण जी की मौत को 1 हफ्ता बीत गया था। इस 1 हफ्ते में श्लोक अपने कमरे में नहीं गया था, बल्कि वो दादू के रूम में ही रहता था। उसने खुद को सबसे दूर कर लिया था। वो ना किसी से बात करता और ना ही किसी से ज़्यादा मिलता। जो भी लोग आते वो अयान और जगमोहन जी से मिलकर चले जाते। दिन भर लोगों का आना जाना और रात में श्लोक का दादू के रूम में सोना, जिस वजह से हीर को भी श्लोक से बात करने का मौका नहीं मिल पा रहा था। एक सुबह जगमोहन जी श्लोक से बात करने के लिए दादू के कमरे में गए। उन्होंने देखा श्लोक अपने हाथ में दादू की फोटो लेकर बैठा हुआ था। जगमोहन जी उसके पास गए और बोले, मैं जानता हूँ कि तुम अपने दादू के बहुत करीब थे और उनके जाने का दुख बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, लेकिन यह सच है कि नारायण अब इस दुनिया से जा चुके हैं। वो कभी भी नहीं चाहता था कि उसका श्लोक इस तरह से टूट जाए। श्लोक कुछ नहीं बोला तो वो आगे बोले, पिछले कुछ दिनों में तुमने अपने परिवार की तरफ देखा तक नहीं, जबकि नारायण को तुम पर पूरा भरोसा था कि उनके जाने के बाद तुम पूरे परिवार को संभाल लोगे। मेरी ताकत मेरे दादू थे और अब जब वो नहीं है तो मैं भी कुछ नहीं हूँ। श्लोक ने हारी हुई आवाज में कहा तो जगमोहन जी ने कहा, नारायण को तुम पर बहुत ज़्यादा भरोसा था श्लोक, और तुम उनके भरोसे को गलत साबित कर रहे हो। तुमने सबसे दूरी बना ली है, जबकि तुम्हारे अपनों को, खासकर हीर और अयान को, तुम्हारी ज़रूरत है। एक जिम्मेदारी, या कह सकते हो कि एक अमानत वो तुम्हें सौंप कर गया था, जिसे अब से तुम्हें संभालना था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम उसके लायक भी हो। श्लोक को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर जगमोहन जी किस बारे में बात कर रहे हैं। उसके चेहरे पर आए नासमझी के भाव देखकर वो आगे बोले, हाँ श्लोक, तुम्हारी माँ की एक अमानत थी जिस पर उसके दुश्मनों की नज़र थी, जिस वजह से उसकी जान गई थी, और वो अमानत अब तक नारायण ने संभाल कर रखवाई थी मेरे पास। मेरी माँ की अमानत? श्लोक चौंक गया था। हाँ, तुम्हारी माँ नीलिमा का अतीत आज मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। तुमने ब्रजेश ठाकुर का नाम तो सुना ही होगा। जगमोहन जी ने कहा तो श्लोक के चेहरे पर गुस्से के भाव आ गए और वो बोला, उस आदमी ने तो मेरी माँ की जान ली थी, लेकिन उनकी मौत को एक एक्सीडेंट साबित करके वो बच गया था। मैंने काफ़ी समय पहले ये बात पता लगवा ली थी, लेकिन उसकी माँ से क्या दुश्मनी थी ये मैं नहीं जान पाया अब तक। और उसने तुम्हारी माँ को मरवाया क्यों, इसका कारण मैं तुम्हें बताता हूँ। उनकी बात सुनकर श्लोक सीधा होकर बैठ गया। आज उसके सामने अपनी माँ की मौत का सच आने वाला था। वो भी जानना चाहता था कि आखिर ब्रजेश ठाकुर की उसकी माँ से क्या दुश्मनी थी जो उसने उसकी माँ को मरवा दिया। तुम ये तो जानते ही हो कि नीलिमा यानी कि तुम्हारी माँ की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, लेकिन असल में उनका एक्सीडेंट हुआ नहीं था, बल्कि करवाया गया था, और वो एक्सीडेंट ब्रजेश ठाकुर ने करवाया था। जगमोहन जी ने कहा, यह बात मैं जानता हूँ, लेकिन उसने ऐसा क्यों किया यह नहीं जानता। श्लोक बोला, ब्रजेश ठाकुर नीलिमा का दूर का चाचा है। जगमोहन जी की बात सुनकर श्लोक चौंक गया। वो आगे बोले, तुम्हारे नाना बहुत बड़े खानदानी आदमी थे और उनके पास पुश्तैनी जायदाद थी, जिसकी इकलौती वारिस तुम्हारी माँ थी। ब्रजेश ठाकुर वो जायदाद हथियाना चाहता था और इसलिए उसने तुम्हारी माँ की शादी अपने साले से करवाने का प्रस्ताव तुम्हारे नाना के आगे रखा। तुम्हारे नाना नीलिमा की शादी ठाकुरों में ही करवाना चाहते थे और ब्रजेश के इरादों से अनजान थे। लेकिन अपने कॉलेज के दौरान नीलिमा की मुलाकात आदित्य सहगल यानी कि तुम्हारे पिता से हुई और दोनों को आपस में प्यार हो गया। ब्रजेश को जब इस बात की खबर हुई तो उसने तुम्हारे नाना के कान भर दिए और नीलिमा का घर से बाहर निकलना बंद करवा दिया। नीलिमा की शादी भी ब्रजेश के साले के साथ तय कर दी। किसी तरह आदित्य को इस बात की खबर लगी
और वो नीलिमा को भगाकर ले आया। तुम्हारे दादू ने अपने बेटे का पूरा साथ दिया और उन दोनों की शादी मंदिर में करवाई। श्लोक को आज पहली बार ये सब बातें पता चल रही थी और उसे हैरानी हो रही थी कि उसके डैड ने उसकी माँ को अपने घर से भगाकर शादी की थी, वरना वो तो आज तक उनकी शादी को एक टिपिकल अरेंज मैरिज समझता आया था। फिर फिर जब तुम्हारे नाना को ये बात पता चली तो वो गुस्से से भर गए और उन्होंने नीलिमा और आदित्य को मारने का हुक्म सुना दिया। वो ब्रजेश पर काफ़ी ज़्यादा भरोसा करते थे, इसलिए वो सही गलत का फ़र्क ही भूल गए। ब्रजेश ठाकुर के इरादों पर इन दोनों की शादी की वजह से पानी फिर गया था, इसलिए वो भी गुस्से से भरा हुआ था और उसने नीलिमा और आदित्य को मारने की कोशिश की। लेकिन नारायण भी अपने आप में एक नामी शख्स था, इसलिए उसके बेटा बहू पर कोई आसानी से हाथ नहीं डाल सकता था। इसलिए ब्रजेश ठाकुर काफ़ी कोशिशों के बाद भी तुम्हारे माँ बाप का कुछ नहीं बिगाड़ सका। ब्रजेश ठाकुर ने कोशिश की तुम्हारे नाना को भड़काने की और नीलिमा को जायदाद से बेदखल करने की, लेकिन वो इस बात के लिए राजी नहीं हुए। धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा और तुम्हारे नाना भी अपनी बेटी को याद करने लगे, क्योंकि नीलिमा उनकी इकलौती और लाडली बेटी थी। जब तुम पैदा हुए तो तुम्हारे नाना खुद को रोक नहीं पाए और तुम्हें देखने के लिए हॉस्पिटल आ गए। नीलिमा, जो कि अपने पिता से मिलने की सारी उम्मीदें खो चुकी थी, वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी। श्लोक की आंखें नम हो गई थीं ये सुनकर कि उसके पैदा होने पर उसके नानू और उसकी माँ का फिर से मिलन हो गया था। वो आगे की बात जानना चाहता था, इसलिए उसने जगमोहन जी से आगे बताने के लिए कहा। तुम वो कड़ी बने जिसने दोनों परिवारों को जोड़ दिया और तुम्हारे नाना ने खुले दिल से नीलिमा और आदित्य के रिश्ते को स्वीकार कर लिया। कुछ ही दिनों बाद उन्हें ब्रजेश ठाकुर के इरादों की भनक लग गई और उन्होंने सारी संपत्ति तुम्हारी माँ के नाम कर दी। इसके कुछ समय बाद तुम्हारे नाना चल बसे। उनके जाने के बाद नीलिमा का उस घर में आना जाना बिल्कुल बंद हो गया, क्योंकि तुम्हारी नानी पहले ही गुजर चुकी थी और अब उस घर में जाना मतलब नीलिमा की जान को खतरा होना। जब तुम 3 साल के हुए तो तुम्हारा जन्मदिन मनाने के लिए तुम्हारी पूरी फैमिली अपने फार्म हाउस जा रही थी। तुम अपने दादू के साथ पहले ही फार्म हाउस के लिए निकल गए थे और आदित्य किसी काम से बाहर गया हुआ था। वैसे तो आदित्य ने हमेशा अपने परिवार की सुरक्षा का ख्याल रखा था, लेकिन ना जाने कैसे उस दिन उससे चूक हो गई। घर से निकलने से पहले नीलिमा को किसी का कॉल आया था और वो बिना किसी को कुछ बताए घर से बाहर निकल गई। रास्ते में उसकी गाड़ी को ट्रक ने टक्कर मार दी थी और इसी हादसे में उसकी जान चली गई। श्लोक की आंखें कब बहने लगीं उसे खुद पता नहीं चला। इस घर में कभी उसकी माँ रहा करती थी और उनकी हंसी इस घर में गूंजा करती थी और कभी श्लोक उनकी गोद में खेला करता था, लेकिन उनकी खुशियों को और उनकी ज़िंदगी को छीन लिया गया, वो भी उस दिन जिस दिन श्लोक का जन्मदिन था। किसका कॉल आया था माँ को? श्लोक ने पूछा। हम नहीं जानते किसका कॉल आया था, क्योंकि वो कॉल नीलिमा के फ़ोन पर आया था और गाड़ी में एक्सीडेंट के बाद उसका फ़ोन नहीं मिला था पुलिस को। लेकिन तुम्हारे परिवार का ब्रजेश के अलावा और कोई दुश्मन नहीं था और उसका मकसद तुम्हारी माँ की जायदाद तक पहुँचने का था। एक दिन वकील तुम्हारे दादू के ऑफिस आया और उसने एक फाइल उन्हें दी थी। यह नीलिमा का वकील था, जिसने बताया कि नीलिमा ने पहले ही सारी संपत्ति तुम्हारे बच्चे के नाम लिख दी है, यानी कि तुम्हारा बच्चा ही उस संपत्ति का इस्तेमाल कर सकता है। अगर उससे पहले तुम्हें कुछ होता है और तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में नहीं आता है, तो सारी जायदाद चैरिटी में चली जाएगी। इसीलिए ब्रजेश ठाकुर ने आज तक तुम्हें हाथ नहीं लगाया। आदित्य और देवनारायण को शक था कि उस दिन नीलिमा से प्रॉपर्टी के पेपर हथियाने के इरादे से ही उसे घर से बाहर निकालने की चाल चली गई थी। नीलिमा ने प्रॉपर्टी के पेपर के बारे में उन्हें नहीं बताया, इसलिए उसकी जान ले ली गई और उसकी मौत को एक्सीडेंट साबित कर दिया गया। इस मामले में कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा, इसलिए तुम्हारे पापा और दादू कुछ भी नहीं कर पाए। इतना बोलकर उन्होंने एक फाइल जो वो अपने साथ लाए थे वो श्लोक के हाथ में थमा दी। श्लोक ने फाइल को खोलकर देखा तो ये वही प्रॉपर्टी के पेपर थे जो कभी उसके नाना की हुआ करती थी और आज उस प्रॉपर्टी की कीमत लगभग 100 करोड़ थी।
एक बात बोलूं श्लोक? जगमोहन जी बोले तो श्लोक ने उन्हें बोलने का इशारा किया। तुम्हारी माँ और हीर की कहानी लगभग एक जैसी है। हीर के नाम भी एक ऐसी ही संपत्ति है जिसे ब्रजेश ठाकुर हासिल करना चाहता है। उसने अपने बेटे से उसकी शादी करवाने का निर्णय इसीलिए लिया था क्योंकि हीर करोड़ों की संपत्ति की वारिस है। जब वो 25 साल की होगी तब वो प्रॉपर्टी उसके नाम अपने आप ट्रांसफर हो जाएगी। एक और धमाका कर दिया था जगमोहन जी ने, जिसे जानने के बाद श्लोक की हैरत और ज्यादा बढ़ गई थी। हीर? मेरी हीर करोड़ों की बारिश? यह सच नहीं हो सकता। मैंने खुद पता लगवाया था। हीर तो बिल्कुल साधारण परिवार की लड़की है और उसके माँ बाप की मौत एक एक्सीडेंट में 8-9 महीने पहले हुई है। और और वो अपने चाचा चाची के साथ रहती थी, यही ना? श्लोक की बात बीच में काटकर जगमोहन जी बोले तो श्लोक ने हामी भरी। यह सारी कहानी दुनिया को दिखाने के लिए है। तुम्हारे दादू बताते नहीं थे, लेकिन उनके सोर्स तुमसे भी ज्यादा स्ट्रांग थे, जिन्होंने हीर के बारे में वो सब पता लगाया जो तुम कभी पता नहीं लगा पाए। जगमोहन जी की बात सुनकर श्लोक बहुत ज्यादा शौक में था, क्योंकि हीर के बारे में उसके दादू कुछ पता लगवा रहे हैं, ये बात वो नहीं जानता था। और उसके दादू ने कभी भी उसे कुछ नहीं बताया। ये सब आप क्या बोल रहे हैं? और दादू ने मुझे कभी कुछ क्यों नहीं बताया इस बारे में? श्लोक ने कहा। मैं जो बोल रहा हूँ वो सब सच है। और उसने तुम्हें ये सब इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो जानता था कि तुम पर पहले से ही काफ़ी जिम्मेदारियां हैं और सही वक्त आने पर ही तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए। पहले से ही सब बताकर वो तुम्हारी टेंशन बढ़ाना नहीं चाहता था। नारायण मुझ पर बहुत ज़्यादा भरोसा करता था, इसलिए उसने मुझसे कभी कुछ नहीं छुपाया। जगमोहन जी ने कहा। लेकिन उन्हें हीर के बारे में कैसे पता चला, जबकि मैं अपने इतने स्ट्रांग सोर्स से उस जानकारी के अलावा कुछ नहीं निकाल पाया? श्लोक ने हैरानी से पूछा। अभी अभी मैंने बताया ना कि तुम्हारे दादू के सोर्स तुमसे ज्यादा स्ट्रांग है। भले ही वो एक शांत जिंदगी बिता रहा था, लेकिन देवनारायण सहगल को कम मत आंकना। हीर उन्हें पहली नज़र में तुम्हारे लिए पसंद आ गई और उसके बारे में पता लगवाने पर शुरू में हमें भी वही सब जानकारी मिली थी जो तुम्हें मिली है। फिर नारायण को एक दिन ऑफिस की एक फाइल जो कि राघव की थी, उसमें हीर की तस्वीर मिली और वो समझ गया कि राघव और हीर एक दूसरे को चाहते हैं। उसके बाद उसने तुम्हारी और हीर की शादी का सपना बुला दिया। लेकिन किस्मत का खेल देखो, तुम हीर को ही अपने साथ ले आए शादी करने के लिए। और सच जानने के बावजूद नारायण चुप रह गया, क्योंकि उसका तुम्हारे लिए प्यार उस दिन उस पर हावी हो गया और उसने तुम्हारी और हीर की शादी होने दी। श्लोक को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि आज उसे और क्या क्या जानने को मिलेगा जो वो आज तक नहीं जान पाया था। उसके दादू जानते थे कि हीर और राघव एक दूसरे को चाहते हैं, फिर भी उन्होंने श्लोक और हीर की शादी नहीं रोकी। जगमोहन जी आगे बोले। शादी के बाद नारायण ने अपने सोर्स लगवाए और पता चला कि एक बार फिर से उनके घर की बहू पर ब्रजेश ठाकुर का साया पड़ चुका है। इसलिए उन्होंने हीर के बारे में और गहराई से पता लगाया और उन्हें पता चला कि हीर किसी रियासत की राजकुमारी है और उसके पूरे परिवार को पारिवारिक दुश्मनी के चलते मार दिया गया था। मरने से पहले हीर के पिता ने अपने विश्वसनीय दोस्त, जो कि उनका पारिवारिक वकील भी था, उसके हाथों में अपनी बेटी सौंप दी और वो दोस्त हीर को यहाँ पुणे में ले आया और उसे अपनी बेटी बनाकर पाला। हीर उस समय 3 महीने की थी और इसीलिए वो अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं जानती। उसके कुछ समय बाद हीर के दादा की प्रॉपर्टी के बारे में वकील साहब को पता चला कि हीर के नाम एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी है और उस खानदान का सारा बैंक बैलेंस भी हीर के नाम ही है। लेकिन जब तक वो 25 साल की नहीं होती, उस पैसे का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। वकील साहब बड़े ईमानदार आदमी थे, इसलिए उन्होंने प्रॉपर्टी के कागजातों को कहीं संभाल कर छुपाया है। लेकिन कहाँ, यह बात कोई नहीं जानता। लेकिन ब्रजेश ठाकुर का इस सब से क्या लेना देना? उसे हीर के बारे में कैसे पता चला? श्लोक को सारी सच्चाई जाननी थी। हीर के खानदान का दुश्मन भी यही आदमी है। इसकी और हीर के दादा की पुरानी दुश्मनी थी और उसी के चलते इसने उन लोगों को खत्म कर दिया। हीर को बचाकर पुणे में उसकी एक नई जिंदगी शुरू कर दी गई।
लेकिन ठाकुर ने आखिर पता लगा ही लिया कि हीर वही बच्ची है। और उसे जब हीर की संपत्ति के बारे में पता चला तो उसने एक नई चाल चली। उसने हीर की शादी अपने बेटे से करवाने का फैसला किया और हीर की बड़ी होने तक इंतजार किया। इस समय उसने सालू के पिता नीरज को अपने साथ शामिल किया और उसे प्रॉपर्टी में से 20% हिस्सा देने का वादा किया। नीरज शुरू से ही लालची किस्म का आदमी था, इसलिए वो ठाकुर के साथ मिल गया और उसने अपने भाई भाभी का एक्सीडेंट करवा दिया, जिसमें उनकी मौत हो गई। और उसके बाद हीर की शादी का खेल रचा गया। वहां से वो भागकर हॉस्पिटल पहुंच गई और इसके बाद की कहानी तुम जानते हो। नीरज को अपने कर्मों की सजा मिली और वो मारा गया, लेकिन उसकी बीवी कहाँ चली गई ये हम लोग भी पता नहीं लगवा सके। नारायण को तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम हीर और अपने परिवार पर कभी कोई आंच नहीं आने दोगे, इसलिए वो हीर की सुरक्षा को लेकर निश्चिंत था। लेकिन फिर भी उसके आदमी भी तुम सबकी सुरक्षा में लगे हुए थे, जिनके बारे में तुम्हें भी खबर नहीं थी। आज सारी सच्चाई श्लोक के सामने आ गई थी और हीर पर अब भी खतरा मंडरा रहा है। यह जानकर उसे अब समझ आया था कि पिछले कुछ दिनों में उसने हीर की सुरक्षा के साथ कितनी बड़ी लापरवाही की थी। दादू ने श्लोक के लिए कितना कुछ किया था और बदले में वो उनकी उम्मीदों पर और भरोसे पर बिल्कुल भी खरा नहीं उतरा था। श्लोक ने कहा, अब इस ठाकुर का किस्सा मैं खत्म कर दूंगा। मेरी माँ की मौत का बदला लूंगा और मेरी हीर पर तो उसका साया भी नहीं पड़ने दूंगा मैं। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी श्लोक, और आज तुम्हें सारी सच्चाई बताकर और तुम्हारी माँ की अमानत तुम्हें सौंपकर मैं अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हूँ। जगमोहन जी ने श्लोक के कंधे को पकड़ते हुए कहा। वो लोग बात कर ही रहे थे कि अचानक से हॉल से चीखने की आवाजें आईं। श्लोक और जगमोहन जी दोनों ही हॉल की ओर दौड़े, लेकिन जिस कमरे में वो लोग थे उसे बाहर से बंद कर दिया गया था। हॉल में चीखने चिल्लाने की आवाजें बढ़ती जा रही थीं और श्लोक का दिल किसी अनहोनी के डर से घबरा रहा था। श्लोक ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की और लगभग 10 मिनट बाद उसे कामयाबी मिली। जब वो दोनों हॉल में पहुंचे तो देखा घर में खून फैला हुआ है। सुमन, सालू और आस्था हॉल के बीच में बेहोश पड़ी थी और कुछ गार्ड्स घायल हो रखे हैं। श्लोक जल्दी से सालू के पास गया, जो आधी बेहोश हो चुकी थी और उसके सिर से खून बह रहा था। श्लोक ने उसका चेहरा थपथपाकर उसे जगाने की कोशिश की। सालू, सालू उठो, किसने किया ये सब? हीर, जीजू, वो लोग हीर और अयान को ले गए और वो बेहोश हो गई। बेहोश होते हुए सालू ने ये तो बता दिया कि कोई अयान और हीर को उठाकर अपने साथ ले गया है, लेकिन कौन, ये अभी भी एक पहेली थी, क्योंकि श्लोक के घर में जो लोग घुसे थे उन्होंने अपने चेहरों पर मास्क लगा रखे थे और हथियारों से लैस ये आदमी आते ही सब पर झपट पड़े थे। इस बात को 1 घंटा बीत गया था। सीसीटीवी के सामने बैठा हुआ श्लोक यही नोटिस कर रहा था कि उनका मकसद सिर्फ और सिर्फ हीर और अयान की किडनैपिंग था, क्योंकि उन्होंने अपने सामने आने वाले सभी गार्ड्स पर गोलियां चलाई थीं और घर की औरतें जो डर गई थीं उन्हें सिर्फ घायल करके छोड़ दिया गया था। अयान ने हीर को बचाना चाहा, लेकिन उसके सिर पर वार करके उसे उठा लिया गया था। सुमन और सालू ने हीर और अयान को बचाने के लिए हाथापाई की थी, लेकिन उनके बस की बात नहीं थी इतने लोगों से भिड़ पाना। जगमोहन जी ने सभी घायल गार्ड्स को हॉस्पिटल पहुंचा दिया था और सुमन, आस्था और सालू का इलाज घर में ही हो रहा था। सचिन ने हॉस्पिटल और घर में काफ़ी टाइट सिक्योरिटी लगा दी थी, ताकि परिवार के बाकी सदस्यों पर अब कोई आंच ना आए। श्लोक की आंखें गुस्से से लाल हो रखी थीं और मुट्ठियां कसने लगी थीं। उसके दुश्मन ने ऐसे मौके पर श्लोक के ऊपर हमला किया था जब वो मानसिक रूप से टूटा हुआ था। श्लोक के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा था। उसे पूरा शक ठाकुर पर था, जो हीर को किसी भी कीमत पर अपने पास रखना चाहता था। लेकिन वो अयान को क्यों लेकर गया, यह बात उसके दिमाग में खटक रही थी। सचिन अभी उसके सामने बैठा हुआ उसके बोलने का इंतजार कर रहा था। मेरे किसी भी मामले में पुलिस बीच में नहीं आनी चाहिए सचिन। अब मैं जो भी करूँगा वो सब गैर कानूनी होगा, लेकिन इन लोगों ने और कोई रास्ता नहीं छोड़ा है मेरे लिए। पहले मेरी माँ मुझसे छीन ली और आज मेरी हीर
और मेरा भाई मुझसे दूर करना चाहते हैं। श्लोक के एक एक शब्द में नफरत थी। पुलिस वाला मामला मैं संभाल लूंगा, सचिन ने कहा। तुम्हारे आदमी अभी तक डिटेल्स लेकर नहीं आए हैं। 1 घंटा बीत चुका है और न जाने अब तक उन लोगों ने क्या हालत की होगी हीर और अयान की। श्लोक बेहद गुस्से से बोल रहा था और सचिन उसके गुस्से को समझ भी सकता था। आखिर जिस लड़की को वो पहले दिन से प्रोटेक्ट करता आया था, वो लड़की आज उसके दुश्मनों के चंगुल में है, तो श्लोक कैसे चुप बैठ सकता है। तभी सचिन का फोन बजने लगा और 2 मिनट बात करने के बाद सचिन ने श्लोक से कहा, यह काम ठाकुर का नहीं है। श्लोक, क्या? श्लोक चौंक गया था। हाँ, ठाकुर और उसका बेटा तो 1 हफ्ते से पुणे में ही नहीं है। सचिन की बात सुनकर श्लोक सोच में पड़ गया और बोला, अगर ठाकुर नहीं तो फिर कौन? किसकी इतनी हिम्मत हुई है कि श्लोक सहगल के घर में हाथ डाले? श्लोक अभी किसी नतीजे पर भी नहीं पहुंचा था कि उसका फोन बजने लगा। एक अनजान नंबर से कॉल था। सचिन ने श्लोक से फोन उठाने को कहा तो श्लोक ने फोन उठाया और उसके कुछ बोलने से पहले ही एक जोरदार ठहाके की आवाज आई। सामने वाला आदमी न जाने कितनी देर तक हंसता रहा, जबकि श्लोक इस तरफ खामोश था, क्योंकि वो जान गया था कि सामने कौन है। कुछ देर बाद जब सामने वाला आदमी चुप हुआ तो श्लोक बोला, आखिर तूने अपनी औकात दिखा ही दी ना बंसल। मौका मिलते ही पीठ पीछे वार कर दिया। हिम्मत थी तो सामने से वार करता, लेकिन तुझ जैसे गीदड़ से और उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। सैगल, मेरी औकात पर मत जाना। तुझसे कहीं बड़ी औकात मैं रखता हूँ। तेरे घर की औरतें घायल हैं, तेरे आधे आदमी मारे गए और बाकी हॉस्पिटल में हैं। तेरा वो सौतेला भाई मेरे कब्जे में है और सबसे खास तेरी वो मैना जिसके पीछे तूने मेरे भाई की जान ली थी, उसका तो मैं वो हाल करूँगा। जो काम मेरा भाई अधूरा छोड़ गया था वो मैं। बंसल की बात अधूरी रह गई थी क्योंकि श्लोक ने गुस्से में आकर अपना फोन फेंक दिया था। श्लोक जल्दी से अपने कमरे में गया। सचिन भी उसके पीछे ही था। श्लोक अपने स्टडी रूम में गया और टेबल की ड्रॉर खोली। उसमें से 2 गन निकाल ली। 10 मिनट में मुझे बंसल की लोकेशन चाहिए, सचिन, और मेरे पहुंचने से पहले उसके आदमियों का सफाया हो जाना चाहिए। वो मुझे बहुत हल्के में ले रहा है और इस बार उसका मामला आर या पार ही होगा। सचिन अपने काम में लग गया था। श्लोक अब घर से बाहर की ओर जा रहा था जब सुमन ने उसे आवाज देकर रोक लिया। इस हमले में सुमन को इतनी ज्यादा चोट नहीं आई थी जितनी सालू को लगी थी। मेरा अयान कहाँ है? कहाँ जा रहे हो तुम? किसने किया है ये सब? मुझे मेरे सवालों का जवाब चाहिए। अरविंद बंसल ने, और मैं हीर और अयान को बचाने के लिए जा रहा हूँ। न जाने तुमने कितने दुश्मन पाल रखे हैं और भुगतना मेरे बेटे को पड़ रहा है। अगर मेरे बेटे को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सुमन बौखलाए हुए स्वर में बोली। श्लोक ने एक नज़र उसे देखा और फिर बिना कुछ बोले बाहर निकल गया। दरवाजे पर सचिन ने श्लोक को एक फ़ोन दिया जिसमें बंसल की लोकेशन थी और खुद भी श्लोक के साथ फ़ोन के जरिए जुड़ गया था। श्लोक जब तक उस लोकेशन पर पहुंचा तब तक बंसल के ज़्यादातर आदमी मारे जा चुके थे। इस बात से बेखबर बंसल अंदर बैठा हुआ था, जिसके सामने एक कुर्सी पर हीर को बांधकर रखा था और दूसरी पर अयान को। दोनों ही हल्की बेहोशी में थे और उनके सिर उनके कंधों पर लटके हुए थे। श्लोक धड़ल्ले से उस हालनुमा कमरे में घुसा था, जिसे देखकर एक बार तो अरविंद बंसल की हवा टाइट हो गई थी, लेकिन जल्दी उसने खुद को संभाल लिया था। श्लोक सहगल, आखिर तुम आ ही गए अपनी मैना और अपने प्यारे भाई को बचाने के लिए, बंसल हंसते हुए बोला। तो श्लोक ने उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, बंसल, तेरे आदमी पहले ही मारे जा चुके हैं और अब मैं तुझे भी मार दूंगा, इसलिए बिना कोई होशियारी किए चुपचाप हीर और अयान को छोड़ दे। अरे, ऐसे कैसे छोड़ दूं? तुझे क्या लगता है मेरे आदमियों को मारकर तू मुझे कमजोर कर देगा? नहीं, यह अरविंद बंसल अपना बदला लेगा, वो भी सूद समेत। बोला था मैंने तुझसे अपने भाई के चौथे वाले दिन। आज मैं पहले तेरी आंखों के सामने तेरे भाई को मारूंगा और फिर तेरी आंखों के आगे तेरी मैना का वो हाल करूंगा। बंसल, गुस्से में श्लोक आगे बढ़ने वाला था कि बंसल के साथ खड़े आदमियों ने उसे पकड़ लिया और बंसल बोला, यह गलती तो गलती से भी मत करना तुम, वरना मेरे एक इशारे पर तुम्हारे भाई और तुम्हारी बीवी के परखच्चे उड़ जाएंगे।
इतना बोलकर बंसल ने श्लोक को सामने देखने को कहा, जहाँ दो आदमी स्नाइपर लेकर खड़े हुए थे, जिनका सीधा निशाना हीर और अयान था। श्लोक अब चुपचाप खड़ा हो गया। इतनी देर में हीर और अयान को होश आने लगा। धुंधले होते चेहरों में हीर को जब श्लोक का चेहरा अपने सामने नजर आया तो उसके होठों पर एक मुस्कान आ गई। श्लोक जी, अयान ने भी सामने देखा तो श्लोक उसे भी नजर आया। अब उसे भी पूरी तरह से होश आ गया था। उन्हें होश में आया देखकर बंसल ने अपने आदमियों से श्लोक को मारने के लिए कहा और उसके आदमी श्लोक को मारने लगे। हीर ने जब यह देखा तो वो जोर जोर से श्लोक का नाम लेकर चिल्लाने लगी और यही हाल अयान का था। बंसल ने अपने आदमियों को रुकने का इशारा किया और श्लोक के पास जाकर बोला, वाह भाई, क्या प्यार है आपस में। और आज मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिल रही है कि श्लोक सहगल मेरे आगे झुक गया है। वो कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। वैसे मेरे भाई का दिल यूं ही नहीं आया था तेरी मैना पर। कुछ तो बात है इसमें। इतना बोलकर बंसल हंसने लगा। श्लोक ने बंसल का गला पकड़ लिया था और वो सांस लेने के लिए तड़फने लगा था। बंसल के आदमियों ने श्लोक को पकड़कर फिर से उसे पीछे कर दिया था तो बंसल हाँफने लगा। फिर श्लोक को एक चांटा मारकर बोला, भाई और बीवी की जान प्यारी नहीं है क्या सहगल। श्लोक की मजबूरी का पूरा पूरा फायदा आज अरविंद बंसल उठा रहा था, लेकिन श्लोक को हरा पाना इतना आसान भी नहीं था। उसे बस एक मौके की ज़रूरत थी और उसे वो मौका जल्दी ही मिल गया जब श्लोक के आदमियों ने बंसल के आदमियों को अपने कब्जे में ले लिया था और अब बाजी श्लोक के हाथ में थी। श्लोक ने बंसल के जबड़े को अपने हाथ में जकड़ रखा था और गुस्से से बोल रहा था, तूने मुझे बहुत हल्के में ले लिया बंसल। तेरे भाई ने भी यही गलती की थी, अपनी गंदी नज़र मेरी हीर पर डाली थी और आज तू भी वही करने जा रहा था। तू तो उससे भी एक कदम आगे निकलकर मेरे भाई को यहाँ ले आया। तुझे पता है ये दोनों मेरी जान है और तूने इन दोनों पर हाथ डालकर अपनी मौत को बुलाया है। इतना बोलकर श्लोक ने बंसल को खूब मारा। तब तक अयान और हीर को आज़ाद करवा लिया गया था, जिसके बाद श्लोक ने अपनी गन बंसल के सर पर तान दी। जैसे ही श्लोक गोली चलाने लगा तभी बंसल के एक आदमी ने श्लोक पर गोली चला दी, लेकिन अयान ने श्लोक को धक्का दे दिया और वो गोली खुद पर ले ली। इसी हड़बड़ी में बंसल ने श्लोक से गन छीनने की कोशिश की और श्लोक ने उस पर गोली चला दी, जो उसके सीने में लगी। बंसल वहीं ढेर हो गया। श्लोक जल्दी से अयान के पास पहुंचा, जिसे हीर संभाल रही थी। गोली अयान के कंधे पर लगी थी। श्लोक ने अपने आदमियों से अयान को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहा। श्लोक अब हीर के पास आया और उसे कसकर अपने सीने से लगा लिया। उसने हीर के माथे पर चूमकर उसे और भी ज्यादा अपनी बाहों में कस लिया। तभी किसी ने श्लोक और हीर को एक दूसरे से अलग कर दिया। श्लोक को समझ पाता उससे पहले ही उसके सर पर किसी भारी चीज से वार किया गया। श्लोक जी, हीर की चीख से माहौल गूंज उठा। बेहोश होते श्लोक ने देखा कोई हीर का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जा रहा है। हीर लगातार अपना हाथ छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उस आदमी ने हीर का हाथ बहुत ज्यादा कसकर पकड़ा हुआ था। श्लोक को अब हीर की आवाजें खुद से दूर होते हुए सुनाई दे रही थीं और इसके बाद उसकी नजरों से सब धुंधला हो गया था। 2 दिन बाद श्लोक की जब आंखें खुली तो उसकी आंखों में ट्यूबलाइट की रोशनी पड़ी। कुछ देर के लिए उसकी आंखें चौंधिया गई थीं, इसलिए उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। जब उसकी आंखों को उस रोशनी में सामान्य लगने लगा तब उसने अपने हाथ हटाए। श्लोक को लग रहा था जैसे वो काफी लंबी नींद के बाद जगा है। उसने अपने बिस्तर पर हाथ फेरकर हीर को ढूंढना चाहा, लेकिन पास में कोई नहीं था। उसने अब उठने की कोशिश की तो उसके हाथ में ड्रिप लगी हुई थी और यह उसका कमरा नहीं बल्कि हॉस्पिटल का एक रूम था। श्लोक को एक एक करके सारी बातें याद आने लगी थी। जब उसे बचाने के लिए अयान को गोली लगी थी और फिर उसका बंसल को मारना, हीर और उसका गले लगना और हीर हीर कहाँ है, सबसे पहला सवाल उसके दिमाग में आया। और अब वो जल्दी से अपने बेड से उठने लगा तो किसी ने उसे उठने से रोक दिया। यह आस्था थी जो श्लोक के पास बैठी हुई थी
और जैसे ही उसने श्लोक को उड़ते हुए देखा तो वो उसे रोकने के लिए आगे आ गई। श्लोक, आपको डॉक्टर ने रेस्ट करने के लिए कहा है, सो प्लीज ऐसे अचानक से मत उठिए, आस्था ने फिक्र जताते हुए कहा। हीर कहाँ है? मुझे उसके पास जाना है, अभी इसी वक्त। श्लोक को बस अपनी हीर के पास जाना था और इसलिए वो अपने हाथ में लगी ड्रिप उतारने लगा था। आस्था ने उसे रोकते हुए कहा, मुझे नहीं पता हीर कहाँ है। श्लोक, आप प्लीज इसे मत उतारो, मैं पहले डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ, प्लीज आप बस 2 मिनट रुको। इतना बोलकर आस्था डॉक्टर को बुलाने चली गई। लेकिन श्लोक को सब्र नहीं हो रहा था। उसकी आंखों के आगे कोई आदमी उसकी हीर को लेकर चला गया था। उसे यह बात धुंधली धुंधली सी सही लेकिन याद थी। अयान को भी गोली लगी थी, क्या वो ठीक होगा? यह सवाल भी श्लोक के जहन में चलने लगा। श्लोक के लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था। अयान और हीर दोनों ही उसके लिए जरूरी थे और उसे उन दोनों के बारे में ही कुछ नहीं पता था। वो सोच रहा था, तभी आस्था के साथ डॉक्टर आए और उन्होंने श्लोक का चेकअप किया। श्लोक को अपने हाथ में लगी हुई ड्रिप से झुंझलाहट हो रही थी और उसने चिढ़ के साथ कहा, इसे निकालो डॉक्टर। मिस्टर सहगल, ये आपके लिए ज़रूरी है। मैंने कहा, इसे निकालो अभी के अभी। मुझे हीर और अयान के पास जाना है। श्लोक का गुस्सा देखकर डॉक्टर ने अब कुछ नहीं कहा और उसकी ड्रिप निकाल दी। श्लोक अपनी जगह से खड़ा हुआ, लेकिन उसे हल्के से चक्कर आने लगे तो आस्था ने उसे संभाला। मैं ठीक हूँ, कहता हुआ श्लोक आस्था से दूर हुआ और बाहर निकल गया। डॉक्टर भी उसके साथ ही था और अब वो लोग अयान के कमरे में पहुंच चुके थे। अयान को ठीक देखकर श्लोक की जान में जान आई। अयान इस समय सो रहा था और उसके कमरे में इस समय सुमन और सालू थी। श्लोक ने सालू से पूछा, हीर कहाँ है? जीजू, हीर तो उस दिन वापिस ही नहीं आई। हम सब तो 2 दिन से आपके होश में आने का इंतजार कर रहे थे कि कब आपको होश आएगा और कब आप हमें बताएंगे कि हीर के साथ क्या हुआ है, वो क्यों नहीं लौटी। सालू ने रोते हुए कहा तो श्लोक हैरान रह गया। 2 दिन, 2 दिन हो गए मुझे बेहोश हुए। हीर, खुद में ही बोलता हुआ श्लोक बैद बादशाह कमरे से बाहर की ओर जाने लगा था। आस्था और सालू उसके पीछे भागी। कॉरिडोर में ही वो सचिन से टकरा गया। सचिन भी श्लोक को इस तरह से देखकर हैरान हो गया और उसने श्लोक को रोक लिया। श्लोक, कहाँ जा रहे हो तुम? मेरी हीर, कोई उसे ले गया सचिन। 2 दिन से मैं बेहोश था। हीर, हीर कैसी हो गई सचिन? वो किस हाल में होगी? बदर बादशाह श्लोक बोले जा रहा था। जिस श्लोक को आज तक सबने एक मजबूत और सख्त इंसान के रूप में देखा था, वो श्लोक हीर के बारे में सोचकर बेहाल हो गया था। सचिन किसी तरह श्लोक को समझाकर अपने साथ एक रूम में लेकर गया। उसने आस्था और सालू को बाहर ही रहने को बोला और खुद ने रूम बंद कर दिया। उसने पहले श्लोक को शांत किया और फिर बोला, इस तरह होश खोने से काम नहीं चलेगा श्लोक। ऑलरेडी तुम्हारे 2 दिन बेहोश रहने की वजह से मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं कर पा रहा। क्या हुआ था उस दिन, मुझे बताओ। श्लोक ने उसे सब बताया और आखिर में किसी ने उसके सिर पर वार किया और हीर को लेकर चला गया। फिर श्लोक बोला, तुमने इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की? क्लियरली ये ठाकुर का काम है, भाई मेरा दुश्मन है और हीर को ले जाना चाहता है। उसकी सारी बातें सुनकर सचिन ने कहा, यह काम ठाकुर का नहीं है श्लोक। मैंने तुम्हें बताया था वो पुणे में है ही नहीं। मेरे आदमियों की नज़र बराबर उसके घर और उसके अड्डों पर बनी हुई है। यह काम किसी तीसरे का है। जब मेरे आदमी अयान को हॉस्पिटल लेकर निकले थे, उसके बाद कुछ लोग आए जिन्होंने मेरे बचे हुए आदमी को घायल कर दिया और तुम पर अटैक करके हीर को अपने साथ ले गए। बंसल और ठाकुर के अलावा मेरा और कोई दुश्मन नहीं है, तो फिर कौन ऐसा कर सकता है? श्लोक ने बेचैन होते हुए पूछा तो सचिन ने कहा, मुझे लगा था कि शायद तुमने खुद पर हमला करने वाले को देखा होगा, लेकिन तुम तो खुद ही कुछ नहीं जानते। श्लोक, 2 दिन बीत चुके हैं और अभी तक कोई फिरौती का कॉल भी नहीं आया है। हीर को ले जाने वाला क्या चाहता है, यह भी हम नहीं जान पाए हैं। मैं कुछ नहीं जानता सचिन। मुझे मेरी हीर वापस चाहिए, किसी भी कीमत पर। वो मेरे लिए मेरी सांसों की तरह है। उसके बिना मैं कुछ नहीं हूँ। श्लोक पैनिक करने लगा था और उसे हीर की दूरी बर्दाश्त नहीं हो पा रही थी। सचिन उसकी हालत समझ पा रहा था और वो फिलहाल उसे दिलासा देने के सिवा
कुछ नहीं कर सकता था। अचानक से श्लोक को कुछ याद आया और वो बोला, जगमोहन दादू, उन्हें पता होगा कौन लेके आया हीर को। उन्हें बुलाओ सचिन, मुझे उनसे अभी बात करनी है। क्या जगमोहन जी दे पाएंगे श्लोक के सवालों के जवाब? कहाँ है आखिर हीर? जानने के लिए पढ़ते रहिए नेक्स्ट पार्ट।